नमस्कार मित्रों। बहुत ही लंबे समय के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट यूनिट नंबर 34 पार्ट नंबर 4। इससे पहले हम 34वीं यूनिट के जो 3 पार्ट हैं वो पूरे कर चुके हैं। 2 पार्टों में हमने पिछले परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्रों पर व्याख्या के साथ चर्चा करी थी। और तीसरा जो इसका पार्ट था उसमें जो आरटी एक्ट 2009 है, इसका जो परिचयात्मक वीडियो था, इससे संबंधित जो परिचय था वो हमने पढ़ा था। आज ये उसी क्रम में चौथा वीडियो है जो बहुत ही लंबे समय के बाद, आपके इंतज़ार के बाद अपलोड किया जा रहा है। इस आज के वीडियो में हम अध्याय 1 और 2, जिसमें 5 धाराएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि तीसरा जो पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था कि आरटी एक्ट 2009 में कुल 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। ये हमने वहाँ पर पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी धारा के अंतर्गत कौन कौन सा विषय वर्णित किया गया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कौन से अध्याय के अंतर्गत कितनी धाराएं और कौन कौन सी धाराएं आती हैं। तो इन धाराओं का वर्णन पढ़ने से पहले आज हम ये जो 7 अध्याय हैं, तो इन अध्यायों के नाम क्या क्या हैं, क्योंकि ये बहुत ही विस्तृत यूनिट है और विस्तृत होने के साथ साथ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी आप देख चुके हैं, क्योंकि हमने जो प्रश्न अपलोड किए थे उससे ये सिद्ध होता है कि 15 प्रश्नों में से जो सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है वो इसी यूनिट को दिया जाता है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण होने के कारण ही हम जो 7 जो इसके अध्याय हैं उनके नामों की यहाँ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला अध्याय है 1, उसका नाम है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, जिसको हम शॉर्ट में प्रारंभिक भी इसका नाम देते हैं। तो पूछा तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण होने के कारण आपको ये भी याद रख लेना है कि कौन से अध्याय का क्या नाम है। तो पहले अध्याय का नाम हो गया संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। दूसरे अध्याय का नाम है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तीसरे अध्याय का नाम है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। नाम के अनुरूप ही इनमें विषयों का वर्णन किया गया है। चौथा अध्याय है विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। 5वां अध्याय है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। 6ठा अध्याय है बालकों के अधिकार का संरक्षण, जिसमें जो धाराएं हैं उनमें बालकों का जो संरक्षण है, उनके जो अधिकार हैं, उनका वर्णन किया गया है। और जो 7वां अध्याय है जिसका नाम है प्रकीर्ण या अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो ये 7 अध्यायों के नाम हैं। और जैसा आपको स्टार्ट में ही थंबनेल पे भी दिख रहा है और फर्स्ट स्लाइड में भी मैंने आपको दिखाया था कि आज हम जो पहला और जो दूसरा अध्याय है, जो पहले अध्याय में तो 2 धाराएं हैं, 1 और 2, उसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरे अध्याय में 3, 4 और 5 जो धाराएं हैं। तो इस तरह से 5 धाराओं के जो वर्णित विषय हैं वो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं धारा 1 से स्टार्ट करके कि कौन सी धारा में क्या वर्णित किया गया है। आरटी एक्ट 2009 धाराओं में वर्णित विषय। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 1। अब हम अध्यायों का नाम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने इससे पिछली वाली स्लाइड में अध्यायों के जो नाम थे वो आपको बता दिए हैं। अब हम सिर्फ जो धाराएं हैं उनमें पढ़ेंगे कि कौन सी धारा में क्या विषय वर्णित किया गया है। क्योंकि पिछले प्रश्न हमने देखे थे, जो मैंने 2 वीडियो प्रश्नों के बनाए थे स्टार्टिंग में इस यूनिट के, उसमें आपने देखा था कि ऊपर प्रश्न में पूछा गया था कि ये विषय आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा के अंतर्गत वर्णित किया गया है। या फिर प्रश्न में धारा का नाम दे देता है और बताता है कि धारा नंबर 17 में कौन सा विषय वर्णित है, तो विषय ऑप्शन में दे सकता है। तो दोनों ही तरह से प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न में धारा देकर विषय ऑप्शन में रख सकता है और विषय प्रश्न में देकर के धाराएं ऑप्शन में रख सकता है। तो किसी भी तरह से पूछा जाए आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं धारा 1, जिसका नाम था संक्षिप्त नाम। तो धारा 1 में संक्षिप्त नाम की चर्चा की गई है। यहाँ संक्षिप्त नाम से तात्पर्य अधिनियम के संक्षिप्त नाम से है। तो धारा 1 में जो संक्षिप्त नाम कहा गया है
उस संक्षिप्त नाम का मतलब है कि हमारा ये जो अधिनियम है आरटी एक्ट 2009, इस अधिनियम के संक्षिप्त नाम से है। क्योंकि इसका जो पूरा जो नाम था वो इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको पूरा नाम भी याद रखना है, और धारा 1 में इसका जो संक्षिप्त नाम है वो भी बता दिया गया है। तो इसका संक्षिप्त नाम है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि अधिनियम के संक्षिप्त नाम का वर्णन कौन सी धारा में किया गया है। तो हमारा जवाब होगा धारा 1। या फिर दूसरा प्रश्न बनता है कि आरटी एक्ट 2009 की जो अधिनियम है उसका संक्षिप्त नाम धारा 1 के अनुसार क्या रखा गया है। तो ऑप्शन में आ जाएगा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010, निःशुल्क, या फिर इन जो जो शब्द हैं निःशुल्क और अनिवार्य, इनमें किसी शब्द को बदल करके वो ऑप्शन रख सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो पहली धारा है उसमें संक्षिप्त नाम का वर्णन किया गया है। संक्षिप्त नाम के अलावा इस धारा में ये बताया गया है कि इस अधिनियम का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 के उपबंधों के अधीन किया गया है। तो यहाँ पर अगला जो बिंदु याद रखने का है वो यही है कि आरटी एक्ट 2009 का जो अधिनियम है उसका जो उपबंध है, प्रावधान है, वो संविधान के कौन से अनुच्छेद के अधीन किया गया है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि जो संविधान के अनुच्छेद हैं 29 और 30, इन दो अनुच्छेदों के अधीन इनका उपबंध किया गया है। धारा 1 में तीसरा जो विषय उल्लेखित है वो है यह अधिनियम धार्मिक शिक्षा देने वाले विद्यालयों व संस्थानों पर लागू नहीं होगा। यानी ऐसे जो संस्थान हैं या ऐसे जो विद्यालय जैसे मदरसे हैं या वैदिक शिक्षा देने वाले जो संस्थान हैं, उन संस्थानों पर ये जो आरटी एक्ट 2009 है ये लागू नहीं होगा। धारा 1 में उल्लेखित अगला जो विषय है वह कि उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगा। यानी इसी में बताया गया है कि ये जो अधिनियम है आरटी एक्ट 2009 ये कब से लागू होगा, कब से प्रवृत्त होगा। तो उसका भी यहाँ उल्लेख किया गया है कि जो केंद्र सरकार है वो अपने राजपत्र में जो तारीख बताएगी उसी तारीख को यह जो अधिसूचना है, यह जो अधिनियम है वो प्रवृत्त होगा, और उसी के अनुसार जो इसका लागू होने की जो तारीख है वह है 1 अप्रैल 2010। ये हम पढ़ ही चुके हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि धारा 1 में निम्न विषयों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं धारा नंबर 2, जो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें विभिन्न परिभाषाओं की चर्चा की गई है। तो धारा 2 में उन शब्दावलियों का या उन शब्दों की व्याख्या की गई है जिसका उल्लेख आरटी एक्ट 2009 में हुआ है। तो धारा जो 2 है वो धारा इसलिए महत्वपूर्ण है कि आरटी एक्ट 2009 में जितने भी शब्द आए हैं उन शब्दों की व्याख्या यानी उन शब्दों का मतलब क्या है, उन सारे शब्दों की व्याख्या इस धारा 2 में बताई गई है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात होती है शब्दों का अर्थ समझना, क्योंकि इस अधिनियम को जब हम पूरा पढ़ेंगे तो इसमें जो शब्दावली आएगी वो शब्दावली तभी समझ में आएगी जब इस धारा के अंतर्गत उनकी व्याख्या को हम समझ लेंगे। तो धारा 2 में कै से थ तक उपधाराएं हैं। यानी धारा 2 की बात करें तो इसमें कुल 17 उपधाराएं हैं। यानी हर एक उपधारा में एक शब्द का, एक नए शब्द की व्याख्या की गई है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि धारा 2 में कितनी उपधाराएं हैं। तो हमारा जवाब हो जाएगा 17। और यदि उसकी वर्णों में बात करें, अक्षरों में बात करें, तो उनका जो क्रम दे रखा है वो है कै से स तक। तो कै से थ तक ये उपधाराएं हैं, आपको याद रखना है। अब सारी जो उपधाराएं हैं उनमें कौन सा शब्द है वो भी यहाँ हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कै। तो कै में दिया गया है समुचित सरकार, क्योंकि जब हम इस अधिनियम का अध्ययन करेंगे तो जगह जगह हमें एक शब्द मिलेगा समुचित सरकार, क्योंकि आगे जो धाराएं पढ़ेंगे तीसरे चौथे अध्याय में वहाँ ये शब्द आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले समझना है कि समुचित सरकार से तात्पर्य क्या है
उसी तात्पर्य को उपधारा क में समझाया गया है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य सरकार को शामिल किया गया है। तो समूची सरकार में तीनों तरह की जो सरकार हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य सरकार, उन तीनों को इसमें शामिल किया गया है। अब यहाँ देखते हैं कि केंद्र सरकार या ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जिसका कोई विधानमंडल नहीं है द्वारा स्थापित विद्यालयों के संदर्भ में केंद्र सरकार, यानी मान लीजिए ऐसा कोई विद्यालय है जिसकी स्थापना केंद्र सरकार के अधीन हुई है, या फिर ऐसा कोई संघ राज्य क्षेत्र है जिसका कोई अपना विधानमंडल, विधानसभा वगैरह नहीं है, तो वहाँ पर जो स्थापित विद्यालय हैं उनके संदर्भ में यदि समूची सरकार शब्द लिखा हुआ आ रहा है तो उस समूची सरकार का वहाँ पर तात्पर्य होगा केंद्र सरकार। क्योंकि ऊपर वाले बिंदु में हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि समूची सरकार का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य सरकार। तो यहाँ पर समूची सरकार ऐसे विद्यालय जिनकी स्थापना केंद्र सरकार ने की है, वहाँ समूची सरकार का मतलब होगा केंद्र सरकार। दूसरा बिंदु है कि विधानमंडल वाले किसी संघ राज्य क्षेत्र के भीतर स्थापित विद्यालय के संदर्भ में संघ राज्य क्षेत्र की सरकार, यानी विधानमंडल है ऐसा कोई राज्य है और वो संघ राज्य क्षेत्र है, उसके भीतर यदि कोई विद्यालय स्थापित है और उस विद्यालय के संदर्भ में समुचित सरकार शब्द आ रहा है तो वहाँ पर उस समुचित सरकार का मतलब होगा संघ राज्य क्षेत्र की सरकार। कै का तीसरा बिंदु है किसी राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थापित किसी विद्यालय के संदर्भ में राज्य सरकार, यानी राज्य सरकार के अधीन कोई स्थापित विद्यालय है तो उस विद्यालय के संबंध में यदि समूची सरकार शब्द आ रहा है तो उस समूची सरकार का वहाँ पर तात्पर्य होगा राज्य सरकार। तो इस तरह से आपके ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जो धारा 2 की उपधारा क है उसमें जो समूची सरकार है उस समूची सरकार का राज्य के अंतर्गत, केंद्र के अंतर्गत, संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या तात्पर्य है। तीनों को मैंने 3 बिंदुओं से यहाँ पर स्पष्ट किया है। अब हम बात करते हैं उपधारा ख, क्योंकि मैंने यहाँ सारी लिखी है कैसे थ तक। तो ख का जो विषय है, जो शब्द है जिसकी यहाँ व्याख्या की गई है वो शब्द है प्रति व्यक्ति फीस। क्योंकि अधिनियम में इस शब्द का भी कई बार प्रयोग हुआ है, प्रति व्यक्ति फीस, तो इसका तात्पर्य ख में बताया गया है। तो प्रति व्यक्ति फीस से तात्पर्य विद्यालय द्वारा अधिसूचित फीस से भिन्न किसी प्रकार का संदान या अभिदाय से है, यानी हर विद्यालय एक निर्धारित फीस रखता है जिसकी सूचना समय समय पर उसको सरकार को भी देनी पड़ती है। उसका जो रिकॉर्ड है वो भी मेंटेन करना रहता है कि हम इस कक्षा के विद्यार्थी से इतनी फ़ीस ले रहे हैं, इस कक्षा के विद्यार्थी से इतनी फ़ीस ले रहे हैं। तो निर्धारित फीस से जो भिन्न फीस है या कोई अन्य शुल्क है उसी को प्रति व्यक्ति फीस के नाम से यहाँ पर व्याख्या की गई है, बताया गया है। अगली उपधारा है ग। ग में बालक शब्द की व्याख्या की गई है। तो बालक शब्द से तात्पर्य 6 से 14 वर्ष के बालक या बालिका से है। तो यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि 15 वर्ष का जो बालक है उसको भी बालक कहेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम अधिनियम के संदर्भ में बात कर रहे हैं। अधिनियम जो हमारा आरटी एक्ट 2009 है उसी के संदर्भ में यदि उस अधिनियम में बालक शब्द लिखा हुआ है तो उस बालक शब्द का मतलब होगा 6 से 14 वर्ष का बालक या बालिका। घ की बात करें तो घ में असुविधाग्रस्त समूह की व्याख्या की गई है और ग में दुर्बल वर्ग की व्याख्या की गई है। इन दोनों को मैंने अलग से आपके लिए एक स्क्रीनशॉट लेकर के, एक पिक लेकर के बताया है, क्योंकि अभी मार्च में ही, फरवरी लास्ट और मार्च में सरकार द्वारा आदेश था कि जो भी प्रिंसिपल या व्याख्याता हैं सरकारी विद्यालयों में कार्यरत, वो जो प्राइवेट स्कूल हैं जिसमें 25% सीटों पर आरटी के अधीन गरीब विद्यार्थियों को जो सुविधाएं दी जा रही है, निःशुल्क शिक्षण करवाया जा रहा है, उसकी जांच करेंगे। तो उस जांच में इन दोनों शब्दों को अच्छी तरह से उसकी व्याख्या की गई थी, क्योंकि
उन विद्यालयों में इन दोनों समूहों से संबंधित विद्यार्थी ही 25% सीटों पर प्रवेश ले सकते हैं। तो इन दोनों की व्याख्या नवीन आंकड़ों के अनुसार मैंने वहीं से, जो हमें दिया गया था वहीं से मैंने पिक लेकर के आपके लिए यहाँ पर बताया है। तो जो निर्देश दिए गए थे उसमें 2.2.1 में दुर्बल वर्ग के बारे में बताया गया था। तो दुर्बल वर्ग से तात्पर्य क्या है? तो राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक नंबर 21 कोष्टक 19 एजुकेशन 1 ई 2009 जयपुर दिनांक 28 मई 2020 के अनुसार दुर्बल वर्ग में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। तो दुर्बल वर्ग में कौन से बालक सम्मिलित हैं ये बताया गया है घ में। ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए या उससे कम है। यानी ऐसा कोई बालक है जो ओबीसी या जनरल में है, जो हमारे वर्ग बांटे गए हैं जातियों के अनुसार। तो ओबीसी या जनरल वर्ग का ऐसा बालक जिसकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम या 2.5 लाख रुपए है, उसको हम दुर्बल वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। दूसरी जो उपधारा है ग, तो इनमें जो बताया गया था असुविधाग्रस्त समूह है। यानी इन दोनों को आपको याद रखना है। ग में असुविधाग्रस्त को बताया गया है और घ में दुर्बल वर्ग। यहाँ पर थोड़ा ग को पहले दे रखा है और घ को नीचे, असुविधाग्रस्त को नीचे समझा रखा है। तो असुविधाग्रस्त समूह से तात्पर्य है कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक नंबर 21 कोष्टक 19 एजुकेशन 1 ई 2009 जयपुर दिनांक 18 मई 2020 के अनुसार असुविधाग्रस्त समूह से निम्नलिखित सम्मिलित है। तो निम्नलिखित जो सम्मिलित हैं उन सभी बालकों को असुविधाग्रस्त समूह में रखा गया है। तो कौन कौन से आते हैं? यानी अनुसूचित जाति के बालक, यानी एससी वर्ग से संबंध रखने वाले जितने भी जो बालक हैं उनको हम असुविधाग्रस्त समूह में रखते हैं। अनुसूचित जनजाति के बालक यानी एसटी वर्ग के बालक। तीसरा है अनाथ बालक, इनको भी असुविधाग्रस्त समूह में रखते हैं। यहाँ पर इतने विस्तार से बताने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यहाँ प्रश्न बन सकता है और पूरे पूरे चांस भी हैं कि अनुसूचित जनजाति के बालकों को कौन से वर्ग में रखा गया है, दुर्बल वर्ग, असुविधाग्रस्त समूह, दोनों में या दोनों में से नहीं। इस तरह से कोई भी ऑप्शन बनाकर वो डाल सकता है। तो असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित जितने भी जो वर्ग रखे गए हैं कि किस तरह के बालकों को इसमें रखा गया है, सारे आपको याद रखना है। एससी के हो गए, एसटी के हो गए, अनाथ हो गए। अगला है एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित माता पिता या संरक्षक के बालक। संरक्षक क्या होता है, माता पिता क्या होता है, उन सब की व्याख्या इस धारा 2 की उपधाराओं में किया गया है। आगे है युद्ध अथवा विधवा के बालक, यानी युद्ध में शहीद हुए माता पिता के बालक या कोई विधवा है उसके बालकों को भी असुविधाग्रस्त समूह में रखा गया है। निशक्त बालक, जो निशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995 की परिभाषा में सम्मिलित हो। यानी एक अधिनियम है 1995, उसमें परिभाषित जो निशक्त व्यक्ति है उसको भी इस वर्ग में रखा गया है। पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए या उससे कम है, उनको भी इसमें रखा गया है। ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई बीपीएल सूची, केंद्रीय सूची या राज्य सूची में सम्मिलित हैं, उनको भी इस वर्ग में रखा गया है असुविधाग्रस्त समूह में। तो इस तरह से दोनों जो हैं वो लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अगली हमारी उपधारा है च। च में प्रारंभिक शब्द की व्याख्या की गई है कि पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा। 6 में बताया गया है संरक्षक, जो भी मैं आपको बता रहा था कि संरक्षक की व्याख्या भी इन उपधाराओं में की गई है। यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी देखरेख और अभिरक्षा में बालक है। बालक का मतलब है 6 से 14 वर्ष, क्योंकि हर शब्द की व्याख्या यहाँ पर की गई है।
तो यहाँ बालक से समझना आपको 6 से 14 वर्ष। इसके अंतर्गत पारिवारिक व कानून द्वारा घोषित दोनों प्रकार के संरक्षक आ सकते हैं। यानी ऐसे कोई माता पिता हैं ऐसे कोई बालक है जिनके माता पिता नहीं हैं, उनकी जो देख रेख जो व्यक्ति करेगा परिवार का वो संरक्षक कहलाता है। या फिर कोई नहीं है तो कानून द्वारा घोषित एक व्यक्ति जो उसकी देखरेख कर रहा है, उसकी अभिरक्षा में वो पढ़ाई कर रहा है, उसका जो पालन पोषण कर रहा है, उसको भी हम संरक्षक की श्रेणी में रखते हैं। अगली जो उपधारा है जय, इसमें स्थानीय प्राधिकारी की व्याख्या की गई है। तो स्थानीय प्राधिकारी से तात्पर्य नगर निगम, नगर परिषद, जिला परिषद, पंचायत अधिकारी से है जिसका विद्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण हो। तो जय में स्थानीय प्राधिकारी जो है उसकी व्याख्या की गई है। 2 की धारा उपधारा जय की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग को बताया गया है। 2 तरह के आयोग होते हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पर उसको राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कहते हैं, और एक राज्य स्तर पर होता है उसको राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नाम से जाना जाता है। तो झ में आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो लास्ट की हमारी उपधारा होगी थ, उसमें राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में कहा गया है, और झ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में बताया गया है। तो इससे तात्पर्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के अधीन गठित आयोग से है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कौन से अधिनियम की कौन सी धारा के अधीन किया गया। तो हमारा जवाब होगा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, और इसकी धारा है 3। इसकी स्थापना की बात करें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो भारत में इसकी स्थापना होती है मार्च 2007 में। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड बिंदु है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई, तो मार्च 2007 में। अगली जो उपधारा है यह, इसमें अधिसूचना शब्द की व्याख्या की गई है। तो अधिसूचना से तात्पर्य राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है। राजपत्र का मतलब है कि कोई भी जो अधिनियम है वो सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, जिस पत्र पे जारी किया जाता है, जहाँ पर उसकी दिनांक अंकित होती है, जारी करने वाले के हस्ताक्षर होते हैं, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह जो प्रतीक है उसका अंकित वहाँ पर होता है। तो उसी राजपत्र पर जो प्रकाशित जो सूचना है उसको अधिसूचना के नाम से जाना जाता है। अगली उपधारा है ट, जिसमें माता पिता शब्द की व्याख्या की गई है। तो माता पिता से तात्पर्य बालक के प्राकृतिक या सौतेले माता पिता से है, यानी जिन्होंने जन्म दिया है उनसे भी है, या फिर जो सौतेले हैं जिन्होंने गोद लिया है, दत्तक जिसे हम बोलते हैं, उनको भी श्रेणी में रखा गया। इनकी व्याख्या धारा 2 की उपधारा ट में किया गया है। अगली उपधारा है ठ, जिसमें विहित शब्द की व्याख्या की गई है। तो विहित से तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित से है। विहित का मतलब होता है विधान, यानी इस अधिनियम में जो नियम बनाए गए हैं उनके जो विधान हैं, लागू करने के जो तरीके हैं, उसे ही हम विहित शब्द से जानते हैं। अगला है ड, जिसमें अनुसूची शब्द की व्याख्या की गई है। अनुसूची से तात्पर्य अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची से है। तो जो अधिनियम है उसमें जो अनुसूचियाँ हैं उन्हीं से यहाँ तात्पर्य है। अगला हमारा है ढ, जिसमें विद्यालय शब्द की व्याख्या की गई है। तो विद्यालय से तात्पर्य कक्षा 1 से 8 तक का शिक्षण करवाने वाले विद्यालयों से है। तो अब तक की धाराओं में 3 जगह एक महत्वपूर्ण बातें आई हैं। एक बार फिर से मैं आपके लिए रिवीजन कर देता हूँ। यानी बालक से तात्पर्य है 6 से 14 वर्ष तक की आयु। एक शब्द आया था प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा से मतलब है 1 से 8 तक की शिक्षा। और उपधारा ढ में आया है विद्यालय। तो यहाँ विद्यालय से तात्पर्य है ऐसे विद्यालय जहाँ कक्षा 1 से 8 तक का शिक्षण कार्य करवाया जाता है। इसमें 4 प्रकार के विद्यालय शामिल हैं: निजी विद्यालय, सरकारी विद्यालय, अनुदानित विद्यालय या खास श्रेणी के विद्यालय जिनमें केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद्यालयों की 4 श्रेणी में बांटा गया है, और अधिनियम में विद्यालय शब्द से तात्पर्य जो है वो ढ में बताया गया है। उसका मतलब है ऐसे विद्यालय
जहाँ पर कक्षा 1 से 8 तक का शिक्षण करवाया जाता है। अगला है ण, जिसमें अनुवीक्षण प्रक्रिया शब्द को बताया गया है। तो इससे तात्पर्य है किसी बालक के प्रवेश के लिए चयन पद्धति से। अगली उपधारा है तय, जिसमें है विनिर्दिष्ट प्रवर्ग। तो विनिर्दिष्ट प्रवर्ग से तात्पर्य केवीएस, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय के रूप में ज्ञात कोई विद्यालय है जिसे समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। अभी यहाँ हमें ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि समुचित सरकार का तात्पर्य क्या है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हम केवी की बात कर रहे हैं, नवोदय की बात कर रहे हैं, सैनिक स्कूल की बात कर रहे हैं, तो ये विद्यालय कौन सी सरकार के अंतर्गत आ रहे हैं, उसी से तात्पर्य है हमारा समुचित सरकार। राज्य सरकार के अंतर्गत है तो राज्य सरकार या समुचित सरकार होगी। केंद्र सरकार के अधीन ये कार्य कर रहे हैं तो केंद्र सरकार यहाँ समुचित सरकार होगी। तो समुचित सरकार हमने स्टार्ट में ही पढ़ लिया है। और धारा 2 की उपधारा थ, जो लास्ट उपधारा के रूप में भी जानी जाती है, उसका नाम है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसकी चर्चा मैं ऊपर कर चुका हूँ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ। इससे तात्पर्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 17, उसका जो गठन किया गया था वो 2005 की धारा 3 के अधीन किया गया था, याद रखना है। और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो गठन है वो संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 17 के अधीन किया गया है। और इसका जो नाम है वो है बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। हर राज्य में लगभग इसकी स्थापना की गई है। तो राजस्थान में इसकी जो स्थापना है, गठन है, वो 23 फरवरी 2010 को इसकी की गई थी। तो दोनों की तारीख याद रखनी है। वहाँ पर है मार्च 2007 में उसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय स्तर पर। और राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में इसका गठन है 23 फरवरी 2010। तो इस तरह से ये जो अध्याय 1 में 2 धाराएं थी, धारा 1 और 2, और धारा 2 जिसमें सबसे बड़ी थी क्योंकि उसमें उपधाराएं भी हैं, और उपधाराएं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें उस शब्दावली का वर्णन किया गया, उस शब्दावली की व्याख्या की गई है जिस शब्दावली का वर्णन हमारी आगे आने वाली धाराओं में किया गया है। उसके बाद हमारा अध्याय 2 स्टार्ट होता है। तो अध्याय 2 में हम देख ही चुके हैं कि धारा 3, 4, 5 अध्याय 2 के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं धारा 3। धारा 3 में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार इसका नाम दिया गया है। इसका मतलब है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों का अधिकार है क्या? अनिवार्य बाल शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है, बताने की आपको आवश्यकता भी नहीं है, इसीलिए यूनिट के स्टार्ट में मैंने पिछले प्रश्न पत्रों के जो प्रश्न हैं वो डाले थे। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि प्रश्न यहाँ बन सकता है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार की बात कौन सी धारा में की गई है या कौन सी धारा का विषय है। तो हमारा जवाब होगा धारा 3। साथ ही अध्याय का नाम भी पूछ सकता है या अध्याय भी पूछ सकता है कि धारा 3 या 4 कौन से अध्याय के अधीन आती है। तो हमें हर धारा का जो वर्णित विषय है अपनी ट्रिक बना के, या आपको सिंपल तरीके से याद है लेकिन आपको हर धारा का विषय याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। बालक नज़दीक के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार रखेगा। बालक किसी प्रकार की फीस या व्यय का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा जो प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने से निवारित करे। यानी ऐसा कोई फीस या ऐसा कोई शुल्क है जो बालक को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने से निवारित करे, रोके, ऐसे फीस देने के लिए बालक बाध्य नहीं होगा और अपने नज़दीकी विद्यालय में बालक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का पूर्ण अधिकार रखेगा। ये बात धारा 3 में कही गई है। धारा 4 की बात करें तो धारा 4 में प्रवेश न दिए गए बालकों या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है उनके लिए विशेष उपबंध है। तो यही प्रश्न बनता है कि प्रवेश नहीं दिए गए बालकों संबंधी और प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं करने वाले बालकों संबंधी विशेष उपबंध कौन सी धारा में बताए गए हैं। तो जवाब होगा धारा 4। अब यहाँ पर प्रवेश न दिए गए बालकों से तात्पर्य है आयु के अनुसार प्रवेश। तो इनसे भी प्रश्न पूछ सकता है, ऊपर वाला विषय न देकर के प्रश्न में इन बिंदुओं को रखकर भी प्रश्न पूछ सकता है
कि आयु के अनुसार प्रवेश का उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है, तो भी हमारा जवाब होगा धारा 4। अब यहाँ समझना है कि आयु के अनुसार प्रवेश का तात्पर्य है 5 प्लस कक्षा। एक फॉर्मूला है। इसका मतलब है, मान लीजिए बालक 8 वर्ष का है, तो 8 के 5 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 8 होगा। तो इसका मतलब है कि उसका जो प्रवेश होगा वो तीसरी कक्षा में होगा। यानी 6 वर्ष का बालक पहली में, 7 वर्ष का बालक दूसरे में, 8 वर्ष का बालक तीसरे में। ऐसे ही यदि बालक की उम्र है 10 वर्ष तो उसका जो प्रवेश होगा वो 5वीं कक्षा में होगा। ये प्रावधान धारा 4 के अंतर्गत किए गए हैं। स्तर पर लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण। अब मान लीजिए आयु के अनुसार हम बालक को 5वीं कक्षा में प्रवेश दे दिया है हमने, तो स्तर पर लाने के लिए, स्तर का मतलब है कि कक्षा के अन्य बालकों के समकक्ष उसके ज्ञान को लाने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षणों का, विशेष कार्यक्रमों का समय समय पर विद्यालयों में सरकार के निर्देशानुसार आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो उन प्रशिक्षणों को देना अनिवार्य है। ये भी धारा 4 में इसका उल्लेख किया गया है। मान लीजिए कि प्रवेश से वंचित कोई बालक है और उसकी उम्र 14 वर्ष से अधिक भी हो चुकी है, तो भी वो प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का हकदार होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि अधिनियम में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन धारा 4 में ये उपबंध किया गया है, ये बताया गया है कि ऐसा कोई बालक है जिसकी उम्र 14 वर्ष से अधिक है और उसने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, तो उस बालक को भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का पूरा अधिकार होगा। आगे वाली हमारी धारा है अध्याय 2 की लास्ट धारा। अध्याय 2 में जो धारा 5 है उसमें बताया गया है स्थानांतरण का अधिकार, यानी टीसी लेने का जो अधिकार है वो कौन सी धारा में बताया गया है, तो उसका जवाब होगा धारा 5 कि यदि किसी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ से बालक टीसी मांगता है तो उसे तुरंत टीसी जारी की जाएगी। तो कहने का मतलब है कि टीसी लेने के लिए बालक स्वच्छंद होगा, स्वतंत्र होगा, और यदि टीसी नहीं दी जाती है तो संस्था प्रदान पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। तो इस बिंदु से बिल्कुल क्लियर है, अनुशासनात्मक कार्यवाही से बिल्कुल क्लियर है कि जो बालक है वो कहीं भी पढ़ने के लिए स्वतंत्र है, कहीं से भी वो प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर सकता है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 अध्याय हम साथ में से पूरे कर चुके हैं। अध्याय 1 में धारा 1 और 2 है और अध्याय 2 में 3, 4 और 5। इस तरह से हम जो 5 धाराएं हैं 38 धाराओं में से वो पढ़ चुके हैं। क्योंकि आगे आप सोच रहे हैं कि इस तरह से पढ़ेंगे तो बहुत वीडियो बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे कई धाराएं ऐसी हैं, कई अध्याय ऐसे हैं जिनका जो वर्णन है वो एक एक लाइन का है। तो जो चीज़ें विस्तार से बताने की थी इसीलिए मैंने आपको विस्तार से बताया है। आगे कुछ धाराएं छोटी भी होंगी और आप परीक्षा की दृष्टि से देख सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण वीडियो है। इसीलिए मैंने इन सारे जो धारा, उपधारा, कौन सी उपधारा में कौन सी शब्द की व्याख्या की गई है, कौन सी धारा में क्या विषय वर्णित किया गया है और परीक्षा में इससे संबंधित किस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, उन सारे विषयों पर चर्चा करी थी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आगे हमारे जो क्लासें हैं वो इससे भी तेज़ गति से जारी रहेंगी, ताकि समय पर आपका जो सिलेबस है वो पूरा हो जाए। इसलिए वीडियो को अंत तक देखे हैं तो धन्यवाद। और आज का वीडियो कैसा लगा फीडबैक देने के लिए कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।